तो विकास भैया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि भैया 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, कहा जाता है कि 2.5 से 3 पेज लिखना है उसका उत्तर, लेकिन आप तो कितना लिखा रहे हैं। आप तो जो उत्तर लिखा रहे हैं वो तो 1-1.5 पेज में ही ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने ये कॉपी लाया है कि देखो आप लोग को आंसर राइटिंग कैसे करना है। ठीक है, आपको जैसा भी कॉपी मिले आपको एक इधर से लाइन खींचना है और एक इधर से लाइन खींचना है। ठीक है, ये यूपीएससी की टॉपर का कॉपी है और आप लोग का भी जो तैयारी करा रहा है यूपीएससी की तरह ही करा रहा है। पहले प्रीलिम्स लेता है, प्रीलिम्स में जैसे एमसीक्यू, उसके बाद फिर मेंस लेता है, मेंस में बना बना के उत्तर लिखना है, लंबा लंबा उत्तर लिखना है। तो अगर यूपीएससी का ही पैटर्न वो लोग भी फॉलो कर रहा है तो हम लोग भी यूपीएससी का ही पैटर्न फॉलो करते हैं। तो देखो यूपीएससी के पैटर्न में इधर से एक लाइन खींचना है पेपर में, फिर इधर से एक लाइन खींचना है और लास्ट में इधर फाँका रखना है इतना, ऊपर में इतना फाँका रखना है और जो है बड़ा बड़ा गैप दे करके लिखना है एकदम अच्छा से। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, फिर थोड़ा दूर, फिर थोड़ा दूर, बड़ा फाँका फाँका करके लिखना है। ठीक है, देखिए एक आपका लाइन में 6 से 7 वर्ड ही आना चाहिए। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 लाइन में ख़त्म, 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन लिखने के लिए आपको कितना लाइन लग रहा है? 3 लाइन लग रहा है। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे तो और जगह छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये सब देखो जब लाइन छोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे गैप है, कितना गैप है, तो हम लोग को गैप दे देकर लिखना है ताकि हम लोग का उत्तर बढ़े। ठीक है, और जो उत्तर है, अगर आपका सवाल होता है ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ भैया बड़ा करके लिखने का, तो देखो हम आपको उत्तर दिखाते हैं। अगर आपको डाउट है फिर भी तो आपको उत्तर दिखाते हैं और एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। देखिए, मानव सभ्यता के जादू टोना से आधुनिक आविष्कार तक के विकास का वर्णन कीजिए। आपको यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ में उत्तर लिखा हुआ है इतना। ठीक, आपको इतना लिखने में 1 लाइन लगना चाहिए। ठीक, मैंने आपको और बड़ा करके लिखना है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा दूर से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको गैप दे करके लिखना है। और एक कॉन्सेप्ट कि क्वालिटी आंसर क्या होता है। अगर आप यहाँ पूछ रहे हैं मानव सभ्यता के जादू टोना से आधुनिक आविष्कार तक के विकास का वर्णन कीजिए, अगर आप वही उत्तर लिख रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं, तो अगर ये आपका एग्जामिनर के पास दिमाग है, ठीक है, तो इस ऐसे भी सर होते हैं जिनके पास दिमाग नहीं होता, वो खाली पेज देख के नंबर देते हैं। तो अगर वैसे टीचर नहीं है, उनके पास अगर दिमाग है, दिमाग वाले सर है, तो आपको अच्छा नंबर देंगे। ठीक है, 8 मार्क्स का है तो 7 6 आपके आंसर के अनुसार वो दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कि आपने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। मानव सभ्यता के जादू टोना से आधुनिक आविष्कार तक के विकास का वर्णन कीजिए, तो आपने जादू टोना से ही आधुनिक आविष्कार कैसे हुआ था उसका उत्तर दिया, तो आपको छोटा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये होता है क्वालिटी आंसर। लेकिन आप एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग कैसे होता है बच्चों का कि यहाँ पर पूछा है कुछ और, जादू टोना पूछा ना, जादू टोना हमारा गांव में होता था। गांव में एक ओझा आया था, ओझा बोल रहा था कि आप कुछ भी करें एकदम झाड़ फूक होता है, ये सब जादू टोना, वो सब उत्तर लिख देता है बच्चा लोग, ऐसा लिखता है। ऐसे कर रहे हैं हम, तो जादू टोना एक शब्द मिल जाएगा बस, इस शब्द के बारे में जो आता है वही लिख देंगे। तो उन लोगों के लिए 3-4 पेज लिखना पड़ता है, काहे कि एग्जामिनर से लोग भीख मांग रहे हैं कि नंबर दे दीजिए, हम पढ़े नहीं हैं, बना बना के उत्तर लिख रहे हैं, हमको बस नंबर दे दीजिए, हमको पास होना है, तब एग्जामिनर लोग नंबर देता है लोग को। लेकिन अगर आप क्वालिटी आंसर लिख रहे हैं, अच्छा आंसर लिख रहे हैं, तो आपको कोई दरकार नहीं है। तो चलो 4 मिनट इसके बारे में बक बक करने के बाद हम लोग आते हैं अपने मॉडल पेपर 2 में। ठीक है, तो द्वितीय 6 माही परीक्षा। ठीक है, तो मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 में देखो, पेपर नहीं दिया फोटो, अच्छा ठीक है, सीधा आंसर पर ही आते हैं। देखो किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको पता है कि 5 प्रश्न दिए रहेंगे, 5 में से 4 लिखना है। ठीक है, और सभी 3 मार्क्स के हैं। तो दक्षिण भारत में राज्यों का अभ्युदय किस प्रकार हुआ था, इसके बारे में लिखना है। दक्षिण भारत में देखो, दक्षिण भारत में राज्यों का अभ्युदय मुख्य रूप से नई कृषि व्यवस्था और आर्थिक विकास के कारण हुआ। दक्षिण भारत में जो राज्य बना था, देखो राज्य कब बनेगा, राज्य को चलाने के लिए पैसा चाहिए ना। अच्छा रुक जाओ 1 सेकंड, माइक हम नहीं लगाए हैं तो आप लोग का थोड़ा आवाज़ सुनने में तकलीफ हुआ होगा, क्या पता भूल जा रहा है। रुक जाओ, अब वीडियो काटने जाएंगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, हमको फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, आवाज़ ठीक ही आया होगा, आवाज़ उतना ख़राब नहीं होगा क्योंकि अभी तो शोर शराबा नहीं है अगल बगल, तो आवाज़ ठीक आया होगा। तो अब आपको आवाज़ थोड़ा और ज़्यादा अच्छा आ रहा होगा। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि पहली आवाज़ ठीक आ रहा था भैया,
माइक लगा ले तो और आवाज़ खराब हो गया। तो दक्षिण भारत में राज्यों का अभ्युदय किस प्रकार हुआ? तो दक्षिण भारत में राज्यों का जो अभ्युदय हुआ, देखो राज्य बनाने के लिए क्या चाहिए? राज्य बनाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कब आएगा? जब आदिमानव लोग शिकार करेगा तो पैसा आएगा, तब राज्य बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। राज्य बनाने के लिए चाहिए पैसा। पैसा पैसा होगा तो तब आपके पास कोई छीनने आएगा, तो उससे रक्षा करने के लिए राज्य का काम क्या है? आपका रक्षा करना। आपके पास पैसा है, आपका कोई रक्षा करेगा, ठीक है। आपके पास पैसा है तो कोई आपसे पैसा छीनने आएगा तो एक पुलिस होना चाहिए जो आपका रक्षा करे इन सब से, चोर डाकू से। तो पैसा आना कब स्टार्ट हुआ? जब खेती स्टार्ट हुआ, ठीक है। लोहा मिला, लोहा से हल बनाया, हल से खेती करना स्टार्ट हुआ, खेती से पैसा आया। तो पैसा जब आया, खेत जब आया, तो खेत का रक्षा भी करना है, पैसा का रक्षा भी करना है, तब क्या आया? तभी से राज्य बना, ठीक है। तो दक्षिण भारत में जो राज्यों का अभ्युदय हुआ मुख्य रूप से नई कृषि व्यवस्था और आर्थिक विकास के कारण हुआ। तो हर राज्य का उदय ऐसे ही होता है, आर्थिक विकास के कारण। 6ठी शताब्दी में पल्लव, पांडव, चेर और चोल जैसे शक्तिशाली राजवंश उभरे, ठीक है। तो 6ठी शताब्दी की बात हो रहा है, 500 के बाद, 500 ईस्वी के बाद कौन कौन है, ये सब का नाम याद रखना है। पल्लव, पांडव, चेर, चोल, ये सब शक्ति राजवंश था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य वंश था, वैसे ये सब भी है, पल्लव, पांडव, चेर, चोल, ये सब भी है। ये सब का राज्य उतना बड़ा बड़ा नहीं था, बड़ा था लेकिन उतना बड़ा भी नहीं था। विकसित कृषि समाज ने राजनीतिक संरचना को मजबूत किया। विकसित कृषि समाज ने राजनीतिक संरचना को मजबूत किया, जिससे सिंह वर्मन जो बनाए थे पल्लव को, कांडुगोन पांड्य और विजयालय चोल जैसे शासकों ने अपने साम्राज्य स्थापित किए। धान की खेती और व्यापार के बढ़ने से समाज का नया ढांचा विकसित हुआ, जिससे राज्य की उत्पत्ति संभव हुई, ठीक। अगर कृषि नहीं होता, पैसा नहीं होता, तो राज्य कैसे बनता? नहीं बन पाता। विकसित कृषि समाज ने ही राजनीतिक संरचना को मजबूत किया। अगर कृषि भी विकसित नहीं होता, अगर ज़्यादा खेती नहीं होता, खेती से व्यापार स्टार्ट नहीं हो जाता, ठीक है। जहाँ पर कम खेती होता है वहाँ पर बेच दो। आपके पास अगर ज़्यादा खेती हो रहा है, तो जब व्यापार स्टार्ट हुआ तभी क्या बनना स्टार्ट हुआ? राज्य बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इतना बुझाया। उसके बाद देखते हैं चतुर्थ क्रूसेड के कारणों का वर्णन कीजिए। देखो 7 गो क्रूसेड है, ठीक है, 7 या 8 गो क्रूसेड है, आपको सभी पढ़ लेना चाहिए। क्रूसेड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चौथा वाला पूछ दिया है, आपसे 7वां पूछ लेगा, पहला पूछ लेगा, पहला क्रूसेड के कारण का उल्लेख कीजिए। तो हम क्या करेंगे, ये 7 क्रूसेड का भी वर्णन हम दे देंगे, ठीक है। हालांकि मेरा एक वीडियो है क्रूसेड पे जिसमें 7 क्रूसेड का वर्णन किया गया है, लेकिन क्या पता हम उस टाइम क्या क्या बके हैं, क्या क्या नहीं, ठीक है। नॉर्मल क्वालिटी भी वीडियो को उतना अच्छा नहीं है। आगे देखते हैं चतुर्थ धर्मयुद्ध क्यों हुआ था। तो चतुर्थ धर्मयुद्ध, देखो क्रूसेड का मतलब क्या है? धर्मयुद्ध। धर्मयुद्ध किसके किसके बीच हो रहा था? तो अंग्रेजवा लोग और मुस्लिम लोग में, ठीक है। तो चतुर्थ धर्मयुद्ध का मुख्य उद्देश्य था जेरूसलम पर पुनः अधिकार स्थापित करना। सारा क्रूसेड का ही यही मकसद था कि जेरूसलम पर पुनः अधिकार स्थापित करना, जिसके लिए पोप इनोसेंट तृतीय ने धर्म योद्धाओं को संगठित किया। चौथे में यूरोपीय राजा इटली में एकत्र हुए, सारे यूरोपीय राजा भी एकत्र हुए, एकजुट हुए, कहाँ पे? इटली में। लेकिन वेनिस के व्यापारियों ने उन्हें बाइजेंटियम में उतार दिया, और फिर दिक्कत आया कि उनको लेके कौन जाएगा? तो व्यापारी लोग लेके जाएंगे, और व्यापारी लोग लेके जा ही रहे थे तो आधे रास्ता में उतार दिया। अच्छा, ये चतुर्थ क्रूसेड जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्या कि इस टाइम थोड़ा खतरनाक घटना घट गया था। क्या घटना घटा था? इसको लेके जा ही रहा था व्यापारी लोग तो बदमाश है, वो लोग होता ही है, वो लोग का क्या आधे रास्ते में उतार दिया। आधे रास्ते में उतार दिया, अब सैनिक लोग को लगा कि यही है, ठीक, यही जगह है जहाँ पे हम लोग को लड़ाई करना है। कोई तो जानता नहीं था, वही जगह में उतर गया। अब देखा कि यहाँ तो बहुत धन वन है, पैसा वैसा है। अब उस सैनिक लोग अपने आदमी को, वो लोग ईसाई धर्म का ही आदमी था, वो लोग बोल रहे हैं हम ईसाई धर्म का, हम ईसाई धर्म का है। लेकिन जितना भी हो, एक यहाँ पर आदमी रहता है, एक यहाँ पर आदमी रहता है, मतलब दूर दूर रहता है, धर्म एक ही है, लेकिन फिर भी तो कुछ तो अंतर होगा ही। सैनिक लोग इतना मूर्ख था कि उन लोग को पता ही नहीं चला कि लोग उसी का धर्म का आदमी है, और अपने धर्म के आदमी लोग को कूट दिया, बड़ी कूटा, और सारा पैसा वैसा लूट के लाके आके राजा को बोल रहा है, राजा जी हम जीत के आ गए, एकदम धर्म युद्ध हम लोग जीत के आ गए हैं, हमारे लिए दावत का इंतजाम किया जाए। एकदम राजा भी बड़ा खुश हुआ। फिर जब राजा को पता चला ये लोग तो अपने धर्म का आदमी लोग को मार उड़ के आ गया है, राजा सबको निकाला, भाग भाग इधर से, एकदम ये लोग अपने। तो लेकिन वेनिस के व्यापारियों ने
उन्होंने बाइजेंटियम में उतार दिया। वहाँ की अपार धन संपदा देखकर धर्म योद्धाओं ने लूटपाट और हिंसा शुरू कर दी। इस घटना की पूरे ईसाई जगत में निंदा हुई, जिससे धर्म युद्धों के प्रति लोगों की रुचि समाप्त हो गई थी। तो चतुर्थ जो क्रूसेड है ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। पहला क्रूसेड पढ़ लीजिएगा, चतुर्थ पढ़ लीजिएगा, अंतिम पढ़ लीजिएगा। हालांकि हमको अगर टाइम मिला, क्या कि ज्योग्राफी बनाना है और जो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है साइकोलॉजी और फिलोसफी, सोच रहे हो इसका पूरा किताब का ही वीडियो बना। हालांकि एक लड़की ने कमेंट किया था कि भैया आप इतिहास का एक फुल रिवीजन कराइए ना। देखो फुल रिवीजन उतना ज़्यादा कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। टाइम भी है अपने पास, आज है कल है, लेकिन और भी सब्जेक्ट है, समझो थोड़ा ज्योग्राफी भी है, फिलोसफी भी है, साइकोलॉजी भी है। साइकोलॉजी का एग्ज़ाम तो वही हिस्ट्री के साथ ही है, ठीक है। तो इन सब का ही बनाना है वीडियो, तो नहीं हो पाएगा फुल रिवीजन। ये सब कर लीजिए, ये सब में आपका कम से कम अगर 25 मार्क्स तो आ ही जाना चाहिए, कम से कम बात करें मिनिमम 25 मार्क्स का तो क्वेश्चन आंसर इसमें आ ही जाना चाहिए। 8 मार्क्स का तो श्योर है, 3 इसमें से और 3 उसमें से कर लीजिएगा, तो एक ना एक तो आ ही जाएगा 8 मार्क्स का। 6 ठो पढ़ लीजिएगा, एक तो श्योर है आ जाएगा, क्योंकि 3 ठो दे रहा है, ठीक है। और ये सब तो आ ही जाना चाहिए, मान इसमें सारा टॉपिक कवर हो ही जा रहा है, फिर भी सारा कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बचा है, जैसे कि क्रूसेड पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो धर्म युद्ध काल में रोमन कला का विकास किस प्रकार हुआ, गोथिक कला और इन दोनों को थोड़ा पढ़ लीजिएगा। देखो यहाँ पे क्या है, धर्म युद्ध के दौरान देखो धर्म युद्ध में कला का विकास कैसे हुआ। देखो यहाँ का आदमी है, यहाँ का आदमी यूरोप ही है, ठीक है। पहले ये दोनों दुश्मन हो रहा था, कि जमीन के लिए लड़ाई कर रहा था, अपना जमीन के लिए, ये मेरा जमीन है ये तेरा जमीन है, लड़ाई करते हैं, तुम्हारा जमीन हम छीन लेंगे, तुम्हारा जमीन हम छीन लेंगे। लेकिन जब किससे लड़ाई करने का समय आया, मुस्लिम से लड़ाई करने का समय आया, तो ये बोला कि हम भी ईसाई धर्म के, तुम भी ईसाई धर्म के, चलो साथ में आते हैं और जाके मुस्लिम से लड़ाई करते हैं, ठीक है। तो जब लड़ाई करने का समय आया, धर्म पर बात आया, ये दोनों एकजुट हो गया। जब एकजुट हो गया दोनों, तो इसके पास का जो कला था, साहित्य था, ये इसके पास आया, इसके पास जो कला था, इसका जो संस्कृति था, दोनों संस्कृति क्या हुआ, मिला, ठीक है। तो मिलने से एक क्या हुआ था, घर और बनाने का तरीका इसके पास अलग था, इसके पास अलग था, तो दोनों का पास घर और बनाने का तरीका दोनों मेल जोल हुआ, कि इसका घर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हम इसी स्टाइल में घर बनाएंगे। ये लोग सोचा कि इसका घर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हम इस स्टाइल में घर बनाएंगे। तो लोग घर बनाने का स्टाइल थोड़ा कॉपी हुआ, तो ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें। देखो क्या हुआ, धर्म युद्ध काल में रोमन कला का विकास मुख्य रूप से रोमानेस्क्यू और गोथिक कला शैलियों में हुआ, ठीक है। धर्म युद्ध काल में रोमन कला का जो विकास हुआ मुख्य रूप से रोमानेस्क्यू और गोथिक कला शैलियों में हुआ। रोमानेस्क्यू कला में भारी और गोल मेहराब चर्चों का निर्माण हुआ। हम लोग चर्च जाते हैं घूमने, जैसे बेंडल चर्च है, तो वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, रोमानेस्क्यू कला में भारी और गोल मेहराब, जो घर का गेट होता है ना, ऐसे करके गोल होगा गेट, बड़ा बड़ा भारी होगा और बड़ा गोल होगा, ठीक है, ठीक, बड़ा बड़ा बहुत बड़ा होगा और गोल होगा, ठीक है। जैसा अगर घर देख रहे हैं, तो ऐसा अगर चर्च है, बड़ा सा बिल्डिंग है, तो वो क्या है, रोमानेस्क्यू कला में है, ठीक है। अगर आप लोग चंदन नगर नहीं, श्री रामपुर कॉलेज जाने का मौका मिले, तो वो अंग्रेज लोग का बनाया हुआ है, देखिएगा कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है चंदन नगर, ये श्री रामपुर का कॉलेज। और जो लोग श्री रामपुर से होंगे कुछ तो बहुत बड़ा है श्री रामपुर का कॉलेज। और वो किस कला का है, रोमानेस्क्यू या फिर यही दोनों कला का है, गोथिक कला या फिर रोमानेस्क्यू कला का है, बड़ा खतरनाक बना हुआ है। अंदर से अगर आप लोग जाइएगा, विक्टोरिया मेमोरियल घूमे होंगे, तो वो सब भी देखिएगा। विक्टोरिया मेमोरियल का जो घर है बहुत बड़ा बना हुआ है, ठीक। तो गोल मेहराब ये सब रोमानेस्क्यू कला का है, जिनमें मोटी दीवारें होती थी। देखो इन सब में क्या क्या होता था, रोमानेस्क्यू कला की क्या क्या खासियत है, इनकी दीवारें मोटी होंगी। बेंडल चर्च, बेंडल के जो है, अच्छा बेंडल से आप लोग कौन कौन है, थोड़ा हाजिरी दे दीजिए, थोड़ा बता दीजिए, हम बेंडल से। तो जिनमें मोटी दीवारें, छोटी खिड़कियां होती थी, जो बेंडल चर्च वालों को देखने को मिलता है, मोटी दीवारें, छोटी खिड़कियां। मूर्ति कला में धार्मिक विषयों की प्रमुखता दी गई। बाद में गोथिक कला का उदय हुआ, बाद में, जिसमें ऊंचे ऊंचे गिरजाघर, पतली दीवार और रंगीन कांच की खिड़कियों का उपयोग किया जाने लगा। फिर बाद में कैसा गिरजाघर आया, दीवार पतली होने लगी और गिरजाघर और ऊंचे होने लगे, और गोल नहीं, ऐसे करके जाएंगे, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ऊंचा करके, ठीक, तिकोना आता था। इस काल की मूर्तियों में अधिक स्वाभाविकता और भावनात्मक अभिव्यक्ति देखी गई।
देखो मूर्ति भी बड़ा, जैसे हम लोग पढ़े थे इंग्लिश में, कौन सा, तो चित्र में दिखा था माई डचेस का जो लास्ट चित्र था, उसमें उसका एक स्माइल को भी दर्शाया गया है, उसके चेहरे पर लाल लालिमा है उसको भी दर्शाया गया है। तो चित्र में उसके हाव भाव को भी दर्शाया गया है कि उसको देख के समझ आ जाएगा कि हाँ ये खुश थी। ठीक, वैसे ही क्या हुआ था, मूर्ति में आया था कि मूर्ति को देख के समझ में आता था कि वाह कितना अच्छा मूर्ति है। ठीक, तो और उसके चेहरे से समझ में आया था उसका जो भाव क्या है, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है वो हमारे चेहरे पर नजर आता है। ठीक है, तो मूर्ति में भी ऐसा दिखाई देने लगा था गोथिक कला में। गोथिक कला के मूर्ति में, गोथिक गिरजाघरों का स्वर्ग की छवि माना गया, जिससे धर्म और कला का सुंदर समन्वय हुआ। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा मेरा, विकास भैया क्लासेस, या फिर @BBC11 BBC आर्ट्स। ठीक है, तो पुनर्जागरण से आप क्या समझते हो, तो पुनर्जागरण एक सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन था। क्या था पुनर्जागरण, क्या था, हाँ तो पुनर्जागरण समझते हैं। देखो पुनर्जागरण का मतलब ही होता है, इसका शब्द का अर्थ है पुनर्जन्म। पुनर्जागरण का मतलब फिर से हमारा आँख खुल गया। ठीक है, कुछ हमारा ध्यान कहीं और था, हमारा ध्यान सही जगह पर आ गया। ठीक है, तो ये हुआ पुनर्जागरण का मतलब। तो देखते हैं, पुनर्जागरण एक सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन था। बौद्धिक माने दिमाग से रिलेटेड आंदोलन था, जो यूरोप में 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच हुआ। कब हुआ था, कहाँ हुआ था, यूरोप में 14 से 16वीं शताब्दी के बीच हुआ था। इसका अर्थ पुनर्जन्म या नई शुरुआत है। इसका अर्थ क्या है, पुनर्जन्म या फिर नया शुरुआत किया गया। इस काल में प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यता के ज्ञान को पुनः खोजा गया। स्वतंत्रता, चिंतन, मानवतावाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला। ये मेन पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए आप लोग करिएगा क्या एग्जाम में, और एक ट्रिक बताते हैं एग्जाम में अच्छा नंबर लाने का। ये पुनर्जागरण तो बहुत लिखे, आंसर लिखे, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हो। पुनर्जागरण एक सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन था, ये उतना इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, जो यूरोप के 14वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका अर्थ पुनर्जन्म या नई शुरुआत है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। आप क्या कीजिएगा, पेंसिल लीजिएगा और पेंसिल से इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, पुनर्जन्म या नई शुरुआत को यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, खाली ये दोनों को, जो जो मेन शब्द है उसको आप क्या कर दीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर मेन शब्द क्या है, यहाँ पर देखो, प्राचीन यूनान और रोमन सभ्यता के ज्ञान को पुनः खोजा गया। स्वतंत्र चिंतन, मानवतावाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला। तो इन सबको क्या करेंगे, पेंसिल से अंडरलाइन कर देंगे, ताकि एग्जामिनर इन सब शब्दों को अच्छा से देखे, और जब अच्छा से देखेगा तो आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आपको उत्तर बड़ा साफ साफ लिखना है, बड़ा बड़ा करके लिखना है, एग्जामिनर को अच्छा समझ में आए। आपको हेडिंग दे देना है। देखो यहाँ पे एक और काम करना, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हो, तो यहाँ पे एक हेडिंग दे देना, पुनर्जागरण, बस पुनर्जागरण, और उसके बाद लिखना स्टार्ट करना। 4 का आंसर, 1 का 4 का आंसर पुनर्जागरण, उसके बाद आंसर लिखेगा। तो एग्जामिनर को और अच्छा लगेगा कि उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और उसको जितना कम मेहनत कराइएगा आप, उतना मार्क्स आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो स्वतंत्र चिंतन, मानवतावाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को क्या मिला, बढ़ावा मिला। कला, साहित्य और विज्ञान में नए प्रयोग हुए, जिससे आधुनिक यूरोप की नींव पड़ी। चर्च के प्रभाव को चुनौती दी गई और व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व मिला। पुनर्जागरण ने मध्य युग से आधुनिक युग की ओर परिवर्तन के मार्ग प्रशस्त किया। तो पुनर्जागरण समझ में आया। देखो, पुनर्जागरण सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन था। इसमें कहा गया कि हम लोग जन्म से स्वतंत्र हैं। देखो हुआ क्या था उस टाइम को जो राजा लोग था, आप लोग 9th क्लास से पढ़े होंगे पुनर्जागरण, उस समय का जो राजा लोग था, वो लोग जो चाहता था वही करता था। गरीब लोग कोई चोरी कर ले, उसको बहुत जोर भूख लगाया, खाने को नहीं मिलना, मर जाएगा बेचारा, उसने क्या किया, एक रोटी चोरी कर लिया। रोटी चोरी कर लिया, उसको क्या राजा मिला और उसको फांसी का सजा दे दिया रोटी चोरी करने के लिए। उसको भूख लगा था बेचारा को। ठीक, वैसे ही जो अमीर आदमी होते थे वो किसी का मर्डर भी कर देते थे कि तुम रास्ता में आ गए, लो खच्चा। तो उन लोगों को, क्योंकि राजा का खास आदमी है, राजा उसको कुछ नहीं बोलता था, और बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, बहुत ज़्यादा। तो पुनर्जागरण हुआ इसीलिए कि आदमी लोग परेशान हो गया था, और उसमें क्या बोला, हम लोग स्वतंत्र हैं। उसमें मानवतावाद को बढ़ावा मिला। उसमें क्या बोलता था कि राजा जो है भगवान का रूप है, राजा के बारे में
उल्टा फुल्टा नहीं बोल सकते हैं, चर्च के बारे में उल्टा फुल्टा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और चर्च बहुत ही मनमानी करता था, हम लोग पिछला वीडियो में जाने। तो चर्च क्या करता था, बहुत मनमानी करता था। चिंता तो मानवतावाद क्या है, तो मानव के बारे में सोचना, भगवान के बारे में नहीं, देवलोक के बारे में नहीं, इंसान के बारे में, यही लोग को अच्छा बनाओ ना। उस समय कहा जाता था आपको हेवन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा। क्यों भाई, इसी को स्वर्ग बनाओ, इसी को नर्क बनाओ। तो ये हुआ मानवतावाद कि स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। भगवान के बारे में छोड़ो, अभी जो हम लोग इंसान के बारे में सोचना स्टार्ट करो। तो जब इंसान के बारे में सोचना स्टार्ट हुआ तो उसी को मानवतावाद कहा जाता। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कुछ भी आप बोल दीजिएगा उल्टा सीधा, हम नहीं मानेंगे। आप बोलेंगे मंत्र पढ़ने से पुत्र जन्म ले लेगा। महाभारत में लिखा हुआ है कि कुंती ने क्या पढ़ा, मंत्र पढ़ा, तो सूर्यदेव ने उसके हाथ में तथास्तु का दे दिया, तो सूर्यपुत्र कर्ण, वह मंत्र पढ़ने से बच्चा पैदा हो गया। तो ये सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम लोग बढ़ावा देंगे, ये सब उल्टा सीधा बात पे हम लोग विश्वास करेंगे ही नहीं, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक। उसके बाद और क्या क्या है, गाय को चारा खिलाओ, नौकरी मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारा है, जैसे जो पीके में रॉन्ग नंबर कहा जाता था, तो उन सबको हटाया गया। तो यही था पुनर्जागरण का शुरुआत, ठीक है। प्राकृतिक जादू की परंपरा का आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। हम यहीं पर रखते हैं, अब थोड़ा दोनों हाथ सामने रहता है तो थोड़ा ठीक लगता है समझाने में। देखो, प्राकृतिक जादू की परंपरा ने आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभी का जो हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं, ये जो विज्ञान है ये आया कहाँ से, तो उस समय जादू किया जाता था, इंसानों को चौंकाने के लिए जादू किया जाता था, जादू से ही विज्ञान की उत्पत्ति हुई, ठीक है। बड़ा अच्छा सुनने में लग रहा है कि जादू हो रहा था, जादू से विज्ञान आगे निकल गया। तो देखो, पहले के लोग मानते थे कि प्रकृति में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और उनमें गुप्त शक्तियां होती है। पहले के लोग क्या मानते थे कि हर चीज, पहले तो चीजों के बारे में उतना जानकारी नहीं था। अगर हम लोग ये फोन आज से 100 साल पहले लेके चल जाएंगे, वो लोग बोलेगा ये क्या, ये तो जादू हो रहा है। हम लोग यहाँ से बैठे बैठे 100 मील दूर, 100 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर आदमी से कैसे बात कर सकते हैं। वो लोग क्या बोलेगा, जादू है, ठीक है। तो वो लोग क्या बोलेगा कि जादू हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, मतलब अभी, हाँ जाओ ले लो। इस विश्वास के आधार पर जड़ी बूटियों और खनिजों के प्रभावों को अध्ययन किया गया, जिससे अनुभव और प्रयोगों की परंपरा विकसित हुई। 16वीं और 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने इसी अनुभवजन्य दृष्टिकोण को अपनाया और प्रयोगों के माध्यम से नए सिद्धांत विकसित किए। अब देखो, जादू करने के लिए क्या करना पड़ता था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना पड़ता था। जैसे हम लोग एक फेमस जादू जानते हैं कि अगर आप लोग देखे होंगे 1920 लंदन, तो उसमें दिखाता है नींबू का जादू दिखाता है। नींबू अपने आप चल रहा है, तो नींबू छोड़ो, नींबू से ये आता है कि नींबू काटने से, नींबू को काटेंगे, अगर आपके घर में शैतान है तो उसमें से खून निकलेगा, अगर उसमें शैतान नहीं है तो नींबू सही होगा। तो जो नींबू काटने वाला जादूगर होता है वो क्या करता है, उसमें पहले से क्या करता है, उसमें एक पाउडर लगा लेता है ये थी चाकू में, और वो काटने से उसमें केमिकल रिएक्शन होता है और वो जो रस है उसका लाल हो जाता है, ठीक है। नींबू एक एसिड है, उसमें कुछ एसिड वाला चीज़ लाल रंग का हो जाता है, ठीक। तो ऐसा ऐसा किया गया। तो ये क्या है, ये तो जादू नहीं है, ठीक है। ये तो बस ऑब्जर्व करना था उस चीज़ को कि ये रिएक्शन करता है। तो उसके बाद वैज्ञानिकों, जो आदमी लोग देखते थे उन लोग को लगता था कि क्या ये जादू है, लेकिन जो आदमी लोग देखते नहीं थे, जो आदमी लोग करते थे, उनको तो पता है कि ये जादू नहीं है, ये तो ट्रिक है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हुआ, विज्ञान का विकास हुआ कि ये दोनों चीज़ मिलता है तो अच्छा, ये क्योंकि ये एसिड है और ये एक एसिड को बताने वाला चीज़ है, तो ये दोनों जब मिलता है तो ये लाल रंग का हो जाता है। तो ये यही से क्या हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वो हुआ। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत इसका उदाहरण है। इस प्रकार प्राकृतिक जादू ने वैज्ञानिक सोच को जन्म देने में अहम भूमिका निभाई, ठीक है। तो प्राकृतिक जादू से ही क्या आया था, आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर हम लोग का 3 मार्क्स का 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 5 में से आएगा 4। और इसके बाद देखो, मेरे पास आया हरिजन स्कूल का सजेशन, तो हरिजन स्कूल के सजेशन को भी हम करा देंगे। तो देखो, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, 5 मार्क्स का है, और यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया रहेगा।
तो वैदिक युग में सभा के संगठन एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए। देखो वैदिक युग पूछा गया है। वैदिक युग दो तरह का है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ये वैदिक युग पूछा है। वैदिक युग मतलब वही पहले का हिस्सा। वैदिक पूछेगा, अगर उत्तर वैदिक पूछेगा तो उत्तर वैदिक काल अलग है। ठीक है, वैदिक काल पूछा तो थोड़ा पहले का काल बताना है। वैदिक युग में सभा एक महत्वपूर्ण जनजातीय संस्था थी। तो वैदिक युग में क्या था, सभा क्या होता है, तो अगर हम लोग मिलकर एक संगठन बनाए और अपने आप में सभा करें तो सभा। तो वैदिक युग में सभा एक महत्वपूर्ण जनजातीय संस्था थी। पहले तो जनजाति का आदमी लोग ही रहता था, वैदिक युग में जनजाति आदमी लोग था। तो जनजाति लोग मिलकर एक संस्था बनाया जो जनजातीय मामलों और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देती थी। तो जनजाति लोग मिल जो जनजातीय मामलों और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देती थी। तो जनजाति लोग ही मिल के क्या किया था, एक संगठन बना था और वो लोग आपस में विचार करता था ऐसा चलना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए। ठीक है, यह प्रमुख रूप से वरिष्ठ और बुद्धिमान व्यक्तियों का समूह था। और इस सभा में कौन रहते थे, जो बड़े लोग होते थे, बड़े बुजुर्ग लोग, और जो बुद्धिमान होते थे दिमाग रूप से, वो लोग इसमें होते थे, जो नीतिगत फैसले लेता था। तो याद रखना है कि वैदिक युग में लोग क्या थे, जनजातीय संस्था थी। ठीक है, जो आदि मानव लोग थे उस टाइप का ही आदमी लोग था। जो लोग बुद्धिमान था, जो लोग बड़ा था, वो लोग नीतिगत फैसला लेता था। सभा के कार्यों में राजा का चयन, न्याय व्यवस्था, सैन्य निर्णय, धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक मुद्दों का समाधान शामिल था। तो इन सब का समाधान किया जाता था कि राजा कैसे चुना जाएगा, न्याय व्यवस्था कैसा होगा, सेना कैसे बनेगा, धार्मिक अनुष्ठान और क्या क्या जो कुछ होता था वो सब था। मुद्दों का समाधान शामिल था। यह न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायता करती थी। ये जो सभा थी ये निर्णय लेने में राजा का सहायता करता था कि राजा का काम क्या है, निर्णय लेना। ठीक है, राजा का एकमात्र काम क्या है, निर्णय लेना। तो निर्णय लेना राजा का काम था, वो लेती थी। और निर्णय लेना एक बहुत मुश्किल फैसला है। ठीक है, राजा का फैसला जो है वो पूरा समाज को इफेक्ट करेगा, तो राजा अकेले फैसला नहीं ले सकता था, इसलिए उसको सबका मदद चाहिए फैसला लेने के लिए। समिति नामक दूसरी संस्था भी इसके समान थी। तो समिति भी एक और संस्था थी, लेकिन अधिक जन सामान्य की भागीदारी होती थी। तो एक सभा होता था, एक समिति होता था। सभा में क्या था, सभा में जो बड़े लोग हैं और जो बुद्धिमान लोग हैं वो लोग ही रहता था, और समिति में कुछ आम आदमी लोग रहता था। ठीक है, जन सामान्य भागीदारी होते थे। सभा और समिति मिलकर प्राचीन वैदिक समाज में लोकतांत्रिक शासन का आधार बनी। और ये लोग का शासन कैसा था, लोकतांत्रिक। ये लोग मिलकर राजा चुनता था और राजतंत्र और खुद से ही शासन करता था। क्या क्या होगा हमारे समाज में वो लोग खुद से बताता था। देखो वैदिक युग में समिति का प्रमुख कार्य क्या था, वैदिक युग में समिति का प्रमुख कार्य, तो वैदिक युग में समिति का प्रमुख कार्य जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेना था। यह सभा जनजाति लोकतंत्र का एक अंग था, जिसमें लोग राजा के चयन नीतियों और युद्ध संबंधी फैसलों पर विचार विमर्श करते थे। तो वैदिक युग में समिति का प्रमुख कार्य जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेना था। हम लोग पढ़े कि इसमें जनजाति लोग थी था, जनजाति लोग था, आम आदमी लोग था। तो आम आदमी लोग किससे फैसला लेगा, अपना ही फैसला लेगा। ठीक है, अपने हित के बारे में फैसला लेगा, जिससे लोग राजा के चयन नीतियों और युद्ध संबंधी फैसले पर विचार करते थे। समिति जनमत को व्यक्त करने का माध्यम थी और राजा को जनता के प्रति उत्तरदायित्व बनाती थी। समिति जनमत को व्यक्त करने का माध्यम थी। समिति क्या करता था, तो सभी लोग क्या चाहते हैं वो बताता था। ठीक है, क्योंकि सभी लोग का ही आदमी लोग मिलकर जब समिति बना, और समिति का एक मुखिया होता था, वो मुखिया जाके बताएगा। जैसे कि आज का शासन चलता है, आज का शासन कैसे चलता है, आपके गांव में क्या तकलीफ है, ये मुखिया को पता होना चाहिए। और मुखिया जाके आगे वाला आदमी को बताएगा, वो उसको बताएगा, वो उसको बताएगा। तो समिति का जो मुखिया है वो जाके सभा में बताएगा, सभा वाले लोग क्या करेगा, राजा को बताएगा। ठीक है, इसके सदस्य आम लोग होते थे जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विषयों पर चर्चा करते थे। समिति के माध्यम से शासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती थी। समिति के माध्यम से शासन में जनता की भागीदारी क्या है, वो लोग समिति के माध्यम से ही वो लोग भाग ले पाते थे शासन में। और यह राजा के अधिकारों पर नियंत्रण रखने का भी कार्य करती थी कि राजा जो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता, उसको देखना होगा कि क्या क्या सही है, क्या क्या नहीं।
क्रूसेड काल में इस्लामिक कला का विकास किस प्रकार हुआ? तो इस्लामिक कला के बारे में जानते हैं। देखो इस्लामिक कला हम लोग जानते हैं, अगर आप लोग हिंदू के बड़े से घर में जाइएगा और मुस्लिम के बड़े से घर में जाइएगा, आपको साफ साफ अंतर दिख जाएगा। मुस्लिम वाले घर में तो उनका जो है, उनका संस्कृति अलग है, उनका जो कला है घर बनाने का वो अलग है, ठीक है। ऐसे तो नॉर्मल घर ही लोग क्या करते हैं, नॉर्मल बना दिया, रंग वंग किया नहीं, ऐसा ही हम लोग का अधिकतर चलता है कि बन गया जैसे तैसे। लेकिन जिसके पास अच्छा सा पैसा है वो लोग जब उन लोग का घर देखेंगे तो हम लोग को साफ साफ उत्तर देखने को मिल जाएगा। तो देखो क्रूसेड काल में इस्लामिक कला का विकास विभिन्न रूपों में हुआ, ठीक है। तो देखो क्रूसेड काल में इधर अंग्रेज लोग यूरोप में एक हो रहा था, तो ये अंग्रेज लोग किससे लड़ाई कर रहा है? मुस्लिम लोग से। तो मुस्लिम लोग भी तो एक होगा ना, अगर इधर अंग्रेज लोग एक हो रहा है तो उधर मुस्लिम लोग भी एक होगा। इस काल में इस्लामी कला और यूरोपीय कला के बीच प्रभावों का आदान प्रदान देखने को मिला। इस्लामी कलाकारों ने ज्योमेट्री डिजाइन, अरबी सुलेख और पुष्प आकृतियों का प्रयोग किया, क्योंकि इस्लाम में मानव आकृतियों को चित्रित करने की मनाही थी। तो देखो क्या है, इस काल में इस्लामी कला और यूरोपीय कला के बीच प्रभावों का आदान प्रदान हुआ। इस्लामी कलाकारों ने ज्योमेट्री डिजाइन, अरबी सुलेख और पुष्प आकृतियों का प्रयोग किया। तो इस्लामी कलाकार क्या किए, ये लोग अलग अलग डिजाइन बनाए, जैसे गोल मेहराब, ठीक है, गुंबद बनाया, ये लोग अलग अलग डिजाइन बनाया, अलग अलग स्क्वायर देखने को मिलेगा, त्रिभुज देखने को मिलेगा, अलग अलग इनको डिजाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग ताजमहल जाइएगा देखने, और ताजमहल नहीं तो ताजमहल का छोटा रूप कलकत्ता में जो है, ठीक है, उसको देखने जाइए तो उसमें आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और उसमें इंसान का चित्र तो नहीं बना सकते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, फूल वूल बनाएंगे, ठीक, क्योंकि इस्लाम में मानव आकृतियों को चित्रित, आवाज मत करो। इस्लामी वस्त्र, कालीन, मिट्टी के बर्तन और धातु कला यूरोप में लोकप्रिय हो गई। इस्लामी वस्त्र, तो इस्लामी वस्त्र, कालीन, मिट्टी के बर्तन, धातु कला यूरोप में लोकप्रिय हो गई। इस काल में इस्लामी शासकों ने बाइजेंटाइन और अन्य विदेशी कलाकारों को अपने दरबार में बुलाया, जिससे इस्लामी चित्र में भी नया प्रभाव देखने को मिला। सुलेख कला और अलंकृत पांडुलिपियां इस्लामी कला के मुख्य रूप बने। तो ये लोग क्या क्या पुष्पाकृति बनाया, और ये लोग मानव का चित्र नहीं बनाता था। इस्लामी वस्त्र, मुस्लिम कपड़ा आप लोग जानते ही हैं, कालीन, कालीन पता ही है, कालीन अलादीन का कालीन उड़ता हुआ कालीन, ठीक है। मिट्टी के बर्तन और धातु कला का यूरोप में लोकप्रिय हो गई। तो इस्लाम का कपड़ा उपड़ा यूरोप में क्या हुआ, लोकप्रिय हो गया, अच्छा लगने लगा लोग को। इस काल में इस्लामी शासकों ने बाइजेंटाइन अन्य विदेशी कलाकारों को अपने दरबार में बुलाया, जिससे इस्लामी चित्रकला में भी नया प्रभाव देखने को मिला। सुलेख कला और अलंकृत पांडुलिपियां इस्लामी कला के मुख्य रूप बने। तो ये समझ में आओगे, लोग थोड़ा शोर कर रहा है, तो क्या किया जा सकता है। तो देखो आगे, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हो? पुनर्जागरण का हम लोग देखे थे आगे पीछे में, इसी में तो देखे थे। इसका विकास किस प्रकार हुआ? तो यहाँ पर मेन उत्तर क्या लिखना है, इसका विकास किस प्रकार हुआ। तो पुनर्जागरण क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग का। पुनर्जागरण एक सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन था जो यूरोप में 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच विकसित हुआ। यह नवजागरण का प्रतीक था, जिसमें प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यता के अध्ययन को पुनर्जीवित किया गया। इसमें क्या किया गया, पूरा प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यता के अध्ययन को, जो किताबें पहले पढ़ी हुई थी उन किताबों को लाया गया और सबको बताया गया कि आपके क्या क्या अधिकार है, ठीक है। भगवान इंसान नहीं है, राजा भगवान नहीं है, ये सब बताया गया। इसने स्वतंत्र चिंतन, विज्ञान, कला और साहित्य को नया रूप दिया। इसका विकास कई कारणों से हुआ था। प्राचीन साहित्य का अध्ययन, पहले की प्राचीन पुरानी किताबें मिली ना, देखो क्या हुआ था, कुस्तुनतुनिया का पतन इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। पुनर्जागरण पर भी हमको एक वीडियो बना देना चाहिए। इसके कारण क्या थे, तो कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया क्या था, कुस्तुनतुनिया में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, बहुत ज्ञानी लोग रहते थे। जैसे दिल्ली में यूपीएससी के लिए सब पढ़ने जाता है, तो वहाँ पर सब क्या है, दिल्ली का मुखर्जी नगर, सब पढ़े लिखे बच्चे लोग हैं, ठीक है। वैसे क्या था, कुस्तुनतुनिया एक शहर था जहाँ पर सभी पढ़े लिखे आदमी लोग थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी लोग थे। लेकिन जब ये मुस्लिम लोग आक्रमण किया तो कुस्तुनतुनिया को तोड़ दिया। तो कुस्तुनतुनिया में जो भी बुद्धिमान आदमी लोग थे वो लोग सब पूरा यूरोप में फैल गया, और वहाँ से बहुत सारा किताब भर के ले गया। तो वो किताब क्या हुआ, पूरा यूरोप में फैल गया, ठीक है।
और वो बुद्धिमान लोग का विचार भी क्या हुआ, पूरा यूरोप में फैल गया। ठीक है, तो उन लोगों का विचारों के कारण ही क्या हुआ, और वो जो किताब फैला, किताब में बहुत अच्छा अच्छा कहानी लिखा हुआ था, तो वो सब कहानी यूनानी और रोमन ग्रंथों के पुनः अध्ययन से ही ये विचार उत्पन्न हुआ था पुनर्जागरण का। ये आदमी लोग जो गए थे उन लोगों का विचार भी शामिल था। धर्म युद्ध, यूरोपियों का इस्लामी और पूर्वी सभ्यता से संपर्क बढ़ा, जिससे नए ज्ञान और विचारों का प्रसार हुआ। तो यूरोप का इस्लामी और पूर्वी सभ्यता से संपर्क बढ़ा, धर्म युद्ध हुआ था तो व्यापार भी बढ़ा था, उसमें लोग एक दूसरे से मिलते भी थे, तो विचारों का आदान प्रदान हुआ था। तो इससे भी क्या हुआ था, पुनर्जागरण का विचार बढ़ा था। ठीक है, वो लोग को मैंने देखने को मिला कि देखो यहाँ एक यूरोपीय राजा है, ये लोग अच्छा शासन कर रहा है, एकदम दबा के बहुत मार रहा है अपना प्रजा को। यहाँ का जो शासन व्यवस्था है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब यूरोप में क्या हुआ, लड़ाई लड़ने के लिए दोनों आपस में मिला, ये लोग को पता चला कि ये लोग तो बहुत अच्छा शासन कर रहा है, ये लोग को पता चला कि ये लोग तो बड़ा खराब स्थिति में है। ये लोग सिखाया, देखो ऐसे ऐसे शासन करो, ऐसे ऐसे अपना राजा को कंट्रोल करो। तो ये लोग भी क्या किया, ये लोग के अंदर भी इसका विचार आ गया ना, अब ये लोग अपना राजा को कंट्रोल करेगा, राजा कंट्रोल में नहीं, ये लोग सिखा दिया, मार दो राजा को। हम लोग ऐसे ही किए थे, एक राजा को मारे थे, फिर बाकी सब राजा लोग सुधर गया। तो इसको भी पता चलेगा, अच्छा राजा को मारना होगा, ले मार दिया राजा को। तो ये क्या हुआ, विचार आदान प्रदान हुआ धर्म युद्ध के समय, नए ज्ञान आदान प्रदान हुआ, तब पता चला। ठीक है, व्यापारिक यात्राएं, विदेशों से संपर्क बढ़ने लगे तो संस्कृति का आदान प्रदान हुआ था। व्यापारिक यात्रा भी इसमें क्या है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पुनर्जागरण। इसके बाद मुद्रण कला का विकास, देखो उसी टाइम क्या हो गया था, अगर मुद्रण कला नहीं आता, छापा खाना नहीं आता, तो इसका विकास भी नहीं हो पाता। आज का जो दुनिया है ऐसा नहीं होता। तो मुद्रण कला का विकास हुआ था, छापा खाना का विकास हुआ था, इसलिए क्या हुआ, ये सब बोला। किताबें सस्ती होने लगी, सुलभ होने लगी, शिक्षा का प्रसार होने लगा, यथार्थवाद आया, विज्ञान में प्रयोगवाद बढ़ा, मानवतावाद को बढ़ावा मिला, और बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई। ठीक है, तो वो सब पढ़ के इंसान जाना सीखा, और इसी से क्या हुआ, पुनर्जागरण को बढ़ावा मिला। ठीक है, बहुत लंबा है, अभी आप लोग बोर मत होइए। मध्य युग में ज्योतिष का विकास किस प्रकार हुआ। तो मध्य युग में ज्योतिष का विकास, मध्य युग में ज्योतिष और खगोल विज्ञान को एक साथ माना जाता था। तो देखो मध्य युग में ज्योतिष क्या है, तो ज्योतिष में क्या होता था हम समझाया है पहला वाला में, मध्य युग में ज्योतिष का विकास किस प्रकार हुआ, तो शायद हम समझाए इसके पहले वाला वीडियो में। ठीक है, तो ज्योतिष क्या होता था आप लोगों को पता ही है, हाथ देख के बता देता है। ज्योतिष में क्या होता था कि ग्रह को देखेंगे, आपका ग्रह को स्थिति को देख के पता लगाएंगे आपकी ज़िंदगी में क्या चलने वाला है, आपका जब जन्म हुआ था उस समय ग्रह का स्थिति क्या क्या था। तो ये सब देख के क्या होता है, ज्योतिष लोग बताते हैं कि आपका जीवन कैसा होने वाला है। तो और ये पूछा है कि मध्य युग में ज्योतिष का विकास किस प्रकार हुआ था। देखो क्वेश्चन पूछने का लेवल देखो, जब हार्ड करने का कोशिश करेगा तो कुछ पूछ देगा कि ज्योतिष का विकास कैसे हुआ, ये नहीं, मध्य युग में ज्योतिष का विकास किस प्रकार हुआ। ठीक है, तो देखो प्राचीन बेबीलोन, ग्रीस और इस्लामी सभ्यता में ज्योतिष का महत्वपूर्ण स्थान था। देखो ज्योतिष स्टार्ट कैसे हुआ था, जब इंसान लोग का जीवन पहले कैसा था, वो लोग तो सोया था, रात को कहाँ सोता था, गुफा नहीं था, गुफा तो बहुत बाद में आता है, पहले तो वो लोग जमीन के नीचे ही सोता था। जमीन के नीचे सोता था तो वो लोग तारा को ही देखता था, तारा को देखते देखते वो लोग क्या किया, बहुत कुछ बना लिया था। अच्छा ये तारा दिखा देता मतलब गर्मी आता है, ये तारा दिखा देता मतलब ठंडा आता है, ये तारा हर साल इतना ही समय में यहाँ पे ऐसे देखने को मिलता है। तो लोग तारा को ऑब्जर्व करता था, हम लोग तो तारा को ऑब्जर्व नहीं करते, हम लोग घर में रहते हैं, लेकिन वो लोग किया था। तो जब वो लोग हजारों साल से लाखों साल से तारा को देखते ही आया था, तो तारा भी हम लोग का जीवन का हिस्सा बना दिया वो लोग को। ठीक है, तारा यहाँ पे रहेगा तो हम लोग का जीवन पे ये प्रभाव पड़ता है, तारा यहाँ पे रहेगा। तो ये जो ज्योतिष है, ज्योतिष शास्त्र है, ये तारा को देखने का प्रभाव है, कुल हजारों लाखों साल तक तारा को देखते रहा। तो इस समय खगोलविद ग्रहों और तारों की गति का अध्ययन करते थे, जबकि ज्योतिष इन खगोलीय घटनाओं को मानव जीवन से जोड़ते थे। तो खगोलविद जो ज्योग्राफी के आदमी लोग हैं, वो लोग ग्रहों तारों की गति का अध्ययन करते थे कि ऐसे ऐसे गोल घूमता है, ये है, लेकिन ज्योतिष लोग उसी को मानव जीवन से जोड़ देता है। अरस्तु, टॉलेमी के भू केंद्रित सिद्धांत, जो कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, को लंबे समय तक स्वीकार किया गया। अरस्तु और टॉलेमी क्या बोला था कि पृथ्वी बीच में है, सूरज इसका चक्कर लगा रहा है, सूरज इसे चक्कर लगाता है, इसलिए दिन रात होता है, बाकी सब सूरज तारा वारा सब इसको चक्कर लगाता है। ठीक है,
लेकिन बाद में कोपरनिकस ये लोग जो आया, ये लोग बोला कि नहीं, ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, जिससे खगोल विज्ञान में ज्योतिष से अलग दिशा में प्रगति हुई। जब ये बात बताया गया कि उस समय देखो विचार क्या था, पृथ्वी इधर बीच में है और ये तारा लोग अगल बगल में है, और ये तारा लोग डिसाइड करता है हम लोग का जिंदगी कैसा होगा। लेकिन बाद में जब ये बताया निकोलस कोपरनिकस कि पृथ्वी तो इधर है, पृथ्वी गोल गोल घूम रहा है सूरज का, पृथ्वी के गोल गोल सूरज नहीं घूम रहा है, तो लोगों को पता चला अच्छा मतलब कि तारा भी तो इसी सब गोल गोल घूम रहा है, मतलब हम लोग का जीवन से कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बाद ये लोग ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट किया। अच्छा है, तो उन सब के बारे में जानना स्टार्ट हुआ। इस्लामी विद्वानों ने ज्योतिष पर कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जिन्होंने बाद में यूरोप में अनुवादित किया गया। इस्लामी विद्वान बहुत भी वो लोग भी विद्वान लोग था, ठीक है। फिर यूरोप का आदमी लोग उसको अनुवाद किया और उसको छापा अपना भाषा में। तो 12वीं शताब्दी में यूरोप में इस्लामी ज्योतिष का प्रभाव बढ़ा। हालांकि 17वीं 18वीं शताब्दी तक ज्योतिष को छंद विज्ञान माना जाता था। छंद विज्ञान माने ऐसा विज्ञान जो कि विश्वास पे कायम हो, ठीक है। खगोल विज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकसित हुआ, ठीक है। तो ये सब हुआ। और यहाँ इसका लास्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक अन्वेषण के क्षेत्र में स्पेन की भूमिका क्या थी। तो स्पेन का भूमिका भौगोलिक अन्वेषण में आप लोग इसका ही पढ़ लीजिएगा। तो किसका पढ़िएगा भौगोलिक अन्वेषण में, इसका तो पुर्तगाल का पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पुर्तगाल का। तो इस वीडियो में हम कौन कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक बताएं कि भौगोलिक खोज, भौगोलिक अन्वेषण मैंने जब इंसान लोग खोजना स्टार्ट किया नया नया जमीन, तो यहाँ पे स्पेन का भूमिका लिखा हुआ है, तो स्पेन की जगह एक और पुर्तगाल का पढ़ लीजिएगा। अगर हमको समय मिलता है तो हम वीडियो बनाएंगे, आप लोग दिमाग में बना के रखिए कि हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्या कि उसमें ज़्यादा मेहनत लग जाएगा, हमें आलसी किस्म का आदमी। तो देखो भौगोलिक अन्वेषण में स्पेन की भूमिका क्या थी, तो स्पेन ने भौगोलिक अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्पेन ने भौगोलिक अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्पेन है कहाँ, तो पुर्तगाल के ठीक पीछे स्पेन है, ठीक है। पहले पुर्तगाल पड़ता है, उसके पीछे ठीक स्पेन पड़ता है। तो पुर्तगाल का देखा देखिए स्पेन भी सामने आया। स्पेनी शासकों फर्डिनैंड ने इजाबेला के समर्थन से क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1892 में अमेरिका की खोज की, ठीक है। स्पेन का ही आदमी था क्रिस्टोफर कोलंबस। उसने बहामा द्वीप समूह में सान साल्वाडोर नामक द्वीप पर कदम रखा, लेकिन उसे लगा कि यह भारत पहुंच गया था अमेरिका, बोल रहा है कि भारत, और इसका नाम क्या रख दिया, वहां के लोगों का नाम रख दिया इंडियंस, रेड इंडियंस, वेस्ट इंडीज, ऐसे ही नाम पड़ा, ठीक है। वो लोग भारत के लिए निकला था, भारत वहां से निकल के इसे आना था ना, और वो लोग निकलते इधर ही से सीधा चल गया, और यहाँ से सीधा चला गया, तो इधर घूमने गए, इधर सीधा चला गया तो पहुंच गया अमेरिका। फिर जब स्पेन के अन्वेषण अभियान भेजे गए, वास्को न्यूज ने, बालबोआ ने 1513 में प्रशांत महासागर देखा, 1519 1522 में फर्डिनैंड मैगलन ने के अभियान ने पहली बार दुनिया का चक्कर लगाया। इन अन्वेषण से स्पेन ने अमेरिका में कई उपनिवेश स्थापित किए, वहाँ के संसाधन का दोहन किया, वहाँ के सारा सोना चांदी लूट उठ के लेके आया, वो लोग अफ्रीका पहुंचा, बहुत सारा जगह पहुंचा, ठीक है। तो स्पेन का भी भूमिका है बहुत ज़्यादा, पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसके बाद देखो इसी पर डाउट था कि अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर भैया 2-3 पेज लिखाइए, तो देखो 2-3 पेज लिखने दरकार नहीं, आप लोग थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखिए और साइड फाँका फाँका लिखिए। देखो जियाउद्दीन बर्नी जो 14वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध इतिहासकार था, अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही, अच्छा क्वेश्चन तो पढ़नी, बर्नी ने दिल्ली सल्तनत में राज्य के स्वरूप के बारे में क्या कहा था। तो देखो ये लोग हम लोग पढ़े ही हैं बर्नी के बारे में। तो बर्नी ने क्या कहा था राज्य के स्वरूप के बारे में, तो इन्होंने एक किताब लिखा था तारीख फिरोजशाही। तो दिल्ली सल्तनत के शासन प्रणाली का वर्णन किया गया है। उसके अनुसार दिल्ली सल्तनत का राज्य एक सैद्धांतिक इस्लामिक राज्य था, ठीक है, सैद्धांतिक इस्लामी राज्य था, लेकिन व्यवहार रूप से यह सुल्तान की शक्ति पर केंद्र था। इस्लामी सिद्धांत तो उसका इस्लामी था, लेकिन मूल उसका व्यवहार क्या था, सुल्तान की शक्ति पर केंद्रित था, कि सुल्तान जो चाहता था वो करता था। लेकिन इस्लाम में क्या लिखा है कि इस्लाम को ही सर्वोच्च माना जाना चाहिए। और देखो हुआ क्या था, बर्नी इस्लाम में क्या लिखा गया है, अगर कोई इस्लामिक राष्ट्र है तो अगर उसमें कोई इस्लामिक आदमी नहीं है उस राष्ट्र में, तो या तो वो मुसलमान है या तो उसको काट दो, ठीक है। ये इस्लाम का किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। या तो
या तो यहाँ का आदमी लोग मुस्लिम होना चाहिए या तो उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। अगर भारत में इतना सारा आदमी को मारा जाना चाहिए, मार दे तो भारत ही नहीं चलेगा, ठीक है, देश ही नहीं चल पाएगा। इसलिए यहाँ का जो राजा आया था वो लोग बोला था कि हाँ हाँ इस्लाम में जो लिखा है ठीक है, लेकिन हम अपना हिसाब से देश चलाएंगे, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत का राज्य एक सैद्धांतिक रूप से इस्लामिक राज्य था। कहा तो जाता था कि हाँ इस्लामी राज्य है, लेकिन वहां पर राजा अपने हिसाब से काम करता था, ठीक है। तो बर्नी के अनुसार सुल्तान को सर्वोच्च शासक माना जाता था, सुल्तान को सर्वोच्च शासक माना जाता था। लेकिन इस्लाम में क्या कहा गया, सर्वोच्च शासक खलीफा है। खलीफा से पूछना होगा आपको कि आपको अपने राज्य में क्या करना है, आपको खलीफा से आज्ञा लेना पड़ेगा। लेकिन भारत के जो शासक थे वो लोग जब भारत आ गए तो खलीफा रहता है अरब में, सऊदी अरब। अब वहाँ जाएगा आएगा, उस टाइम तो इतना साधन नहीं था, एरोप्लेन नहीं था, फटाक से चलेगा फटाक से आ गया, जाने में महीना लगता था, आने में महीना लगता था। तो उतना कौन पूछने जाएगा खलीफा से। ये लोग अपना ही शासन स्टार्ट कर दिया कि हम जो सोचेंगे वही होगा यहाँ पर। जिसे ईश्वर द्वारा नियुक्त समझा जाता था, वह न्याय, प्रशासन और सेना का प्रमुख था। सल्तनत में प्रशासन इक्ता प्रणाली पर आधारित था। इक्ता हम लोग जानते हैं, इक्ता प्रणाली क्या था कि बहुत सारे जगह को इक्ता जगह के रूप में तोड़ दिया गया था। 1 इक्ता, 2 इक्ता, 3 इक्ता, 4 इक्ता, 5, मैंने जैसे जिला तोड़ा गया है इसी इक्ता में तोड़ दिया था, जिससे भूमि को, और वहां से इक्तादार लोग क्या करता था, टैक्स लेता था, जिसे इक्तादारों को सौंप दिया जाता था, जो राजस्व वसूली और सेना की व्यवस्था देखते थे। बर्नी ने बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के शासन की सराहना की, उसको अच्छा माना, क्योंकि उन्होंने सुल्तान की शक्ति को और मजबूत किया। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा खतरनाक राजा हुआ था। जब वो बंगाल आया था, बंगाल में कितना सैनिक लाया था पता है आप लोग को। जब वो बंगाल आया था तो मात्र 21 गो सैनिक लेके आया था, पूरा बंगाल को जीत के चला गया। तो जब बंगाल आया था तो भारत, अंग्रेज, यहाँ का जो राजा था पश्चिम बंगाल का, वो था सूर्य सेन या माने लक्ष्मण सेन, ठीक। लक्ष्मण सेन बूढ़ा हो गया था, 60 साल का बूढ़ा हो गया था। अलाउद्दीन घूम रहा था, घूमते घूमते उसको मन किया चलो बंगाल जीत के आते हैं। तो बोला, उसका आदमी बोला चलो, 21 गो आदमी था, चला गया बंगाल का तरफ। जब उसका सैनिक लोग, लक्ष्मण सेन खाना खा रहा था, लक्ष्मण सेन को पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है मात्र 21 सैनिक लेके, तो उसका सैनिक लोग भी चौंक गया, हाँ पूरा बंगाल को कब्जा करने आ रहा है खाली 21 को सैनिक लेके। तो सोचा या तो बेवकूफ है या तो बहुत बहादुर है। अब वो 21 को सेना लेके आ रहा है तो कुछ तो सोच विचार के आया होगा। अब लक्ष्मण सेन जो है मन ही मन में डर गया उससे, लेकिन फिर भी बोला, सैनिकों डरो मत, हम है ना, तो चलो तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, मेरा एक बहुत जरूरी काम आ गया है, हम जाते हैं, तुम लोग जाकर लड़ाई करो, हम बाद में आएंगे, ठीक है। तो लक्ष्मण सेन जो वहां से भाग गया, सैनिक लोग को बोला जाओ लड़ाई करो। सैनिक लोग भी बोला अब अगर आप ही नहीं जाइएगा तो हम क्या करने जाएंगे, हम भी भाग जाएंगे। तो सारा सैनिक वैनिक लोग को लेके भाग गया, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी बंगाल को जीत लिया। तो इस तरीके से बंगाल को जीत लिया 21 गो, मात्र 21 गो सैनिक से। तो दम था अलाउद्दीन खिलजी में। इन्होंने क्या किया, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान की शक्ति को मजबूत किया और विद्रोह को कुचला, और विद्रोह जो विरोध होते थे उनको कुचल दिया, मार दिया सब आदमी लोग को जो विद्रोह करता था। और बर्नी ने इनकी सराहना की है। उसने यह भी कहा कि सुल्तान को कठोर और न्याय प्रिय होना चाहिए। सुल्तान को क्या होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, ठीक है, कठोर न्याय करे, एकदम फटाक से सजा दे दे, मृत्यु दंड, ठीक है। और न्याय प्रिय भी होना चाहिए कि बेमतलब का मृत्यु दंड ना दे, कुछ गलत काम किया तो मृत्यु दंड, ताकि प्रजा और अमीर अनुशासन में रहे, ताकि प्रजा और अमीर वर्ग क्या रहे, अनुशासन रहे। ये आज भी हम लोग को देखने को मिलता है। सुल्तान क्या है, कठोर है। सऊदी अरब में अगर आप लोग चोरी कीजिएगा आपका हाथ काट दिया जाएगा। क्या पता ऐसा सच्ची में होता है कि नहीं होता है, होता होगा। तो इसी के चलते वहाँ का आदमी लोग बड़ा निश्चिंत रहता है, क्या कि सजा ही इतना कठोर है कि क्या ही कहा जाएगा। और यहाँ पर यहाँ का जो एक दोस्त आया था पटना से, वो अपना दोस्त लोग का फोटो दिखा रहा था, देखो ये जेल में है, ये जेल में है, ये जेल में है। उसका सारा दोस्त लोग जेल में ही था, खाली उसको भी जेल में बंद करने के लिए पुलिस खोज रहा था, तो वो भाग के बंगाल में आ गया था, यहाँ मेरा दोस्त के घर में। उसका भाई है, चाचा का बेटा उटा है। जब उससे पूछे कि अच्छा ये लोग काहेला जेल में है, तो ये बोला कि ये 30 लाख रुपया लिया था,
2 आदमी को मारने के लिए। 2 आदमी का मर्डर किया, 30 लाख रुपया लिया, घर में दिया 30 लाख रुपया और ये चला गया जेल। फिर 7 साल में छूट जाएगा, ठीक है। 2 आदमी को मारा, मैंने 7 14 साल का जेल होगा, लेकिन छूट तो जाएगा। इस 14 साल भी रह के 30 लाख रुपया तो नहीं कमा सकता था। तो देखो ये जो दंड है कितना छोटा मोटा है, 14 साल का जेल, 30 लाख रुपया कमा लिया। ऐसी अगर पड़े रहता तो जिंदगी भर मेहनत करता, 10,000 रुपया महीना आता। इससे अच्छा क्या, मर्डर करो, 30 लाख रुपया कमाओ, चल जाओ। हम नहीं कह रहे हैं, इस जॉब को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं कि अगर यहाँ का भी कानून अगर बहुत ज़्यादा कठोर होता और कठोर होता तो हिम्मत नहीं होता इसका। हालांकि बर्नी ने यह भी बताया कि बाद के सुल्तान कमजोर पड़ गए, जिससे राज्य में भ्रष्टाचार और विद्रोह बढ़ने लगा। उसने बलबन और अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों को आदर्श बताया। तो हालांकि बर्नी ने यही बताया कि बाद में सुल्तान कमजोर पड़ गया, जिससे राज्य में भ्रष्टाचार और विद्रोह बढ़ने लगा। उसने बलबन और अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों को आदर्श बताया कि ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि वे सख्त थे और राज्य को नियंत्रण करने में सफल रहे। तो ये बर्नी ने कहा था। तो आंसर कैसे लिखना आप लोग पता है, जो मेन पॉइंट होगा उसको पेंसिल से अंडरलाइन जरूर कर दीजिए। कि आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए कितना अच्छा आंसर लिखे हैं, ठीक है। इसको देखिए, इसको देखिए, ये नहीं कि पूरा आंसर को अंडरलाइन कर दे, कुछ कुछ मेन शब्द, ठीक है। आगे बताते हैं कौन कौन सा मेन शब्द को अंडरलाइन करना। देखो ये वाला उत्तर देखो, दिल्ली सल्तनत में राज्य के स्वरूप पर वाद विवाद के वर्णन करो। देखो वाद विवाद भी हुआ था राज्य के स्वरूप। तो देखो दिल्ली सल्तनत में राज्य के स्वरूप को लेकर कई वाद विवाद हुआ, जिनमें प्रशासन, सत्ता और प्रांतों के नियंत्रण के मुद्दे शामिल थे। सुल्तानों ने अपने शासन को संगठित और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न नीतियां अपनाई। देखो क्या क्या वाद विवाद हुआ था, इक्तादार पे विवाद, इक्तादारी प्रथा पर वाद विवाद हुआ था। क्या वाद विवाद था, तो दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक व्यवस्था के तहत इक्ता नामक भूखंड दिए जाते थे, जिनका प्रबंध इक्तादार या मुक्ति करते थे। ये इक्तादार किसानों से टैक्स वसूल कर सुल्तान को एक निश्चित राशि भेज देते थे। लेकिन समस्या यह थी कि कई इक्तादार बहुत शक्तिशाली हो गए और सुल्तान को नियंत्रण से बाहर जाने लगे। तो इससे राज्य में विद्रोह और सत्ता संघर्ष बढ़ने लगा। तो ये क्या था, इक्तादारी प्रथा वाद विवाद का विषय था। कब का, दिल्ली सल्तनत के समय का, ठीक है। 17 का केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण। इल्तुतमिश ने इक्तादारी व्यवस्था को मजबूत किया, लेकिन इक्तादारों की शक्ति सीमित करने के लिए उन्होंने स्थानांतरित करता रहता था। तो ये क्या करता था कि कोई इतना पावरफुल ना हो जाए कि वहाँ पर अपना ही राज्य जमा ले, हम लोग से ही अलग हो जाए। वो क्या करता था, यहाँ पर कुछ साल रहा, इसको ट्रांसफ़र कर दिया दूसरा जगह, उसको भेज दिया यहाँ पर, कि अपना शक्ति को मजबूत ना कर पाए। तो इल्तुतमिश ने बड़ा अच्छा काम किया था। बलबन ने इक्तादारों की शक्तियों को सीमित किया और उनके प्रशासन पर सख्त नियंत्रण रखा। हम जो बोलेंगे उतना ही करेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को वेतन के बदले में इक्ता देना बंद कर दिया और कर संग्रह सीधे शाही अधिकारियों के माध्यम से कराने लगा। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि इक्तादार को हम पैसा देंगे, तुम सारा पैसा वसूलेगा, सारा पैसा जितना वसूल के हमको देगा, हम तुमको पैसा देंगे, सैलरी देंगे। सैलरी का हिसाब से उसको काम करने लगा। इससे पहले क्या होता था, कितना पैसा आया कोई हिसाब नहीं रहता था, वो उतना पैसा रख लिया और इसको दे दिया। और ये भी नहीं कि इक्तादार कोई पैसा वसूलना होगा, नहीं, अलग से अपना आदमी भेजता था कि तुम लोग जाके टैक्स वसूलो और बताओ कितना पैसा हुआ है, इक्तादार को हम पैसा देंगे, तुम लोग सारा टैक्स वसूल के लेके आओ। मोहम्मद तुगलक, तुगलक को पागल राजा भी कहा जाता है। मोहम्मद तुगलक ने इक्तादारों से कर वसूली का अधिकार छीनकर वली उल खराज नामक अधिकार को दिया, जिससे सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने इक्तादारी व्यवस्था को वंशानुगत बना दिया, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता बढ़ी। फिरोज शाह तुगलक, अच्छा मुगलक तो मोहम्मद तुगलक नहीं, फिरोज शाह तुगलक माने कोई तो था, तुगलक का कांड किया था बहुत कुछ। इक्तादारी व्यवस्था को वंशानुगत बना दिया, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता बढ़ी। तो देखो यही होगा, फिरोज शाह तुगलक ही पागल राजा होगा, ठीक है। क्या कि देखो ये क्या किया, ये इक्तादारी व्यवस्था को वंशानुगत बना दिया कि जो इक्तादार रहेगा उसका बेटा फिर से वही काम करेगा, उसका बेटा वही काम करेगा, उसका बेटा वही काम करेगा। तो ये पागल राजा लग रहा है, फिरोज शाह तुगलक होगा, ठीक है। ये सब अच्छा अच्छा काम किया, फिरोज शाह तुगलक बर्बाद कर दिया। तो सत्ता का केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण, इक्तादारी व्यवस्था, वंशानुगत शासन का मुद्दा। अब ये जो वंशानुगत शासन अपनाया, तो ये भी क्या मुद्दा था, ये भी वाद विवाद का मुद्दा था। तो कुछ सुल्तानों ने इक्ता को वंशानुगत बनाने का विरोध किया, ताकि इक्तादार अधिक शक्तिशाली न बने। इनका बेटा भी इक्तादार होगा, इसका बेटा भी इक्तादार होगा, तो ये लोग तो शक्तिशाली हो जाएगा। लेकिन कुछ शासकों ने इसको स्वीकार कर लिया, क्या कि इक्तादार से अच्छा बनता था, ठीक है, रिलेशन अच्छा था इक्तादार से,
तो ये बोलता था कि ठीक है अपना बेटा को इक्तदार बना दीजिए, क्या है। तो रिलेशन अच्छा हुआ तो कुछ लोग शासक लोग बोले कि हाँ ठीक है, जिससे क्या हुआ था कई प्रांतों में स्वायत्तता बढ़ी और दिल्ली की सत्ता कमजोर होने लगी। वो लोग अपना ही इधर शासन करने लगा था, बाद में दिल्ली का सत्ता कमजोर हुआ। देखो निष्कर्ष क्या निकलता है, दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के स्वरूप पर यह विवाद चलता रहा कि सत्ता केंद्रीकृत होना चाहिए। देखो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में ये निष्कर्ष आपको लिखना चाहिए। प्रांतीय स्तर पर अधिक अधिकार दिए जाए, कमजोर सुल्तानों के समय में इक्तदारों ने अधिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, जिससे सल्तनत का पतन तेजी से हुआ था। और अब ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर सुन के आप लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिलती है। हालांकि बहुत कम बच्चे हैं जो लास्ट तक ही क्लास कर पाते हैं, बहुत कम। इतना जो 55 मिनट का क्लास हो गया है तो क्लास तो बहुत लंबा हो गया, काहे कि हम समझाने लगे, तो इतना दूर तक बहुत कम ही बच्चा आ पाता है। देखो तो ये क्या है, मानव सभ्यता के जादू टोना से आधुनिक आविष्कार तक के विकास का वर्णन कीजिए। कि मानव सभ्यता में जो जादू टोना चलता था उससे क्या हुआ था, आधुनिक आविष्कार हुआ। तो मानव सभ्यता ने जादू टोना से आधुनिक विज्ञान तक एक लंबी यात्रा तय की है। प्रारंभिक काल में लोग प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए जादू और रहस्यमय शक्तियों पर विश्वास करते थे। ठीक है, प्राकृतिक जादू की परंपरा में यह माना जाता था कि सभी चीजें एक दूसरे से गुप्त रूप से जुड़ी हुई है और विशेष शक्तियां रखती हैं। धीरे धीरे लोगों ने प्रयोग और तर्क का उपयोग करके इन रहस्यों को समझना शुरू किया। तो प्राकृतिक जादू की परंपरा में यह माना जाता था कि सभी चीजें एक दूसरे से गुप्त रूप से जुड़ी हुई है और विशेष शक्तियां रखती है। ये लोग जुड़ के अलग अलग तरह का शक्ति है, तो ये जादू टोना माना ही जाता है। जैसे हम यहाँ पर डॉल में क्या करेंगे, तुम्हारा चूल निकाल के डॉल का चूल में लगा देंगे और उसके बाद उस डॉल को सुई चुभोएंगे तो तुमको दर्द होगा। ठीक है, ऐसा माना जाता था। तुम्हारा नाखून का टुकड़ा ले लेने से तो उसमें नाखून का टुकड़ा लगा देंगे, डॉल तुम्हारा बन गया, उसमें अगर सुई चुभेंगे तो तुमको लगेगा। ठीक है, तो ऐसा विश्वास किया जाता है, लेकिन बाद में यह सब विश्वास कमजोर होने लगा। धीरे धीरे लोगों ने प्रयोग और तर्क के उपयोग का लिया। अब ये डॉल, अब फिर आदमी लोगों ने सोचना स्टार्ट किया, तर्क किसी को बोलेंगे कि ये जो डॉल है, ठीक, इस डॉल में सुई चुभेंगे। आदमी लोग भी क्या किया, प्रयोग करना स्टार्ट किया। दो भाई तुम्हारा चूल दो, उस चूल को लेके इसका ऊपर लगा दिया और डॉल का ऊपर सुई लिया, इसको चुभने लगा। लो कुछ हुआ तुमको, वो बोला नहीं हुआ। लो कुछ हुआ तुमको, नहीं, रुको इसका आंख में मारेंगे, देखो तुम्हारा आंख में फूटेगा, लो आंख में मार, देखो मेरा आंख तो ठीक सही सलामत है, कुछ नहीं हुआ। तो प्रयोग करना स्टार्ट किया। ठीक है, खुद से प्रयोग किया, तर्क किया कि ये कैसे है। जैसे बहुत जन को दिक्कत होता है, एक आंख देखने से आपका दिन खराब जाएगा, ये अब तर्क वाला बुद्धि लाइए कि एक आंख दिखाए, दो आंख दिखाए, मतलब इससे मेरा दिन का ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कुछ इफेक्ट पड़ रहा है दिन का ऊपर। बिल्ली जा रही थी, अपने रास्ता काट दिया। अब बिल्ली का रास्ता काटने से आपके दिन खराब जाने से क्या रिलेशन है। आप लोग तर्क में दिमाग से सोचिएगा कि बिल्ली तो अपना रास्ता काटी ही, अब बिल्ली रास्ता काटी तो मेरा दिन कैसे खराब जाएगा भाई। ठीक है, तो ये सब तर्क करना पड़ता है, अपना दिमाग से पूछना पड़ता है कि कैसे है। ठीक है, तो 16वीं 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्रांति आई, जिससे प्रकृति को समझने के लिए परीक्षण और गणित विधियों को अपनाया गया। ठीक है, 16वीं 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्रांति आ गई, वैज्ञानिक लोग बहुत ज्यादा आविष्कार करने लगा, जिससे प्रकृति को समझने के लिए परीक्षण और गणित विधि को अपनाया गया। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि चीजें किसी गुप्त शक्ति से नहीं बल्कि वैज्ञानिक नियमों से संचालित होती है। ठीक है, ये कोई गुप्त शक्ति नीचे नहीं खींच रही है। ठीक है, ये गुप्त शक्ति, गिरना मत। ठीक है, तो गुप्त शक्ति इसको नहीं खींच रही है, गुरुत्वाकर्षण का शक्ति नियम है कुछ जो कि इसको खींच रही है, ये नियम है। ठीक है, कुछ अदृश्य शक्तियां हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये अलग चीज है कुछ। इसी तरह खगोल विज्ञान ने ज्योतिष से अलग होकर तारों और ग्रहों की गति को वैज्ञानिक आधार पर समझना शुरू किया। इस विकास ने चिकित्सा प्रौद्योगिकी, पहले चिकित्सा कैसे होता था कि तबियत खराब हुआ, चलो झाड़ फूक के पास, लो झाड़ो इसको, तबियत ठीक हो जाएगा इसका। ठीक, तो प्रौद्योगिकी और आधुनिक आविष्कारों को जन्म दिया गया। जादू टोना की जगह वैज्ञानिक सोच ने ले ली, जिससे समाज ने विज्ञान और तर्क पर आधारित उन्नति की ओर कदम बढ़ाया। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग कंप्लीट हो जाता है, और इसका हम शायद इंग्लिश वर्जन नहीं बनाया, तो इंग्लिश वर्जन भी हम अभी बना के अपलोड कर देते हैं टेलीग्राम पे। आप लोग टेलीग्राम से ये वाला नोट्स ले लीजिए। ठीक है, तो बस
तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग बढ़िया से पढ़िए और हम हो सके तो हरिजन स्कूल का सिलेबस करा, हरिजन स्कूल का सजेशन का वीडियो बना देंगे, ठीक है।